हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसवी कोचिंग क्लासेस पर। और आज हम बात करेंगे क्लास 12th है बायोलॉजी के प्रश्नों के बारे में और देखेंगे कि हमारे एग्जाम की दृष्टि से कौन कौन से प्रश्न या टॉपिक्स हमारे इम्पॉर्टेंट हैं, उनको हम जान लेते हैं। और इन अंतिम दिनों में यदि आपने इन टॉपिक्स को अच्छे से तैयार कर लिया, अच्छे से पढ़ लिया, तो आप बहुत ही अच्छे मार्क एग्जाम में अटेन करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं इन टॉपिक्स को या इन प्रश्नों को कि हमें कौन कौन से टॉपिक्स तैयार करने हैं। तो चलिए चालू करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा क्लास 12th है बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान की हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला चैप्टर आपका जो दिया गया है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, यहाँ से आपको क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर से उसको देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या पढ़ना है, गुरु बीजाणु जनन। गुरु बीजाणु जनन, गुरु बीजाणु जनन या गुरु बीजाणु जनन का दूसरा नाम भी है, क्या नाम है, मादा युग्मकोद्भिद का विकास। यानी प्रश्न आपसे गुरु बीजाणु जनन या मादा युग्मकोद्भिद के विकास पर जो है प्रश्न करके आ सकता है आपके एग्जाम में। उसके बाद तो ये हो गया हमारा गुरु बीजाणु जनन या मादा युग्मकोद्भिद का विकास का वर्णन कीजिए। उसके बाद वह लघु बीजाणु जनन। देखिए गुरु बीजाणु जनन और लघु बीजाणु जनन, तो ये हो गया मादा युग्मकोद्भिद का विकास। इसी प्रकार से लघु बीजाणु जनन को कहते हैं नर युग्मकोद्भिद का विकास का वर्णन कीजिए। इस तरीके से भी प्रश्न आ सकता है, तो दोनों एक ही चीज हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया। आगे देखते हैं भ्रूणपोष। आपके सिलेबस में भ्रूणपोष दिया गया, भ्रूणपोष क्या होता है, भ्रूणपोष के प्रकार। उसके बाद ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, आसंग जनन, अनिषेक फलन, अपबीजाणुता, बहुभ्रूणता, निषेचन और बीजांड की संरचना। तो यहां से ये आपके जो है शॉर्ट वाले प्रश्न से लघु उत्तरीय प्रश्न बनते हैं। उस तरीके से आसंग जनन, अनिषेक फलन, अपबीजाणुता, बहुभ्रूणता, निषेचन, बीजांड की संरचना, ये प्रश्न भी आपको जो है तैयार करने हैं। तो चलिए ये हमारा हो गया फर्स्ट चैप्टर। सेकंड चैप्टर में हम देखते हैं, ये हमारा जो हो गया सेकंड नंबर चैप्टर। देखिए सेकंड नंबर जो आपका चैप्टर है वो है मानव जनन। और मानव जनन में क्या क्या पढ़ना है उसको देखते हैं। तो देखिए मानव जनन में सबसे पहले आपको पढ़ना है शुक्राणु जनन। शुक्राणु जनन, शुक्राणु जनन को कहते हैं नर युग्मक का निर्माण, नर युग्मकों का निर्माण। इससे इस नाम से भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि शुक्राणु जनन, या कह देगा कि नर युग्मकों के निर्माण का सचित्र वर्णन कीजिए। तो चित्र भी है, इसका ध्यान रखिएगा। शुक्राणु जनन व अंडाणु जनन, अंडाणु जनन या मादा युग्मक का निर्माण आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो दोनों के नाम एक ही है, आप अंडाणु जनन कहिए। अंडाणु जनन से मादा युग्मक का निर्माण होता है, शुक्राणु जनन से नर युग्मक का निर्माण होता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा क्या बन सकता है, मानव में भ्रूणीय विकास। मानव में भ्रूणीय विकास मोस्ट इंपॉर्टेंट, गैस्ट्रुला और ब्लास्टुला अवस्था तक की आपको इसका डायग्राम और इसकी प्रैक्टिस करनी है, इसको पढ़ना है। उसके बाद प्लेसेंटा, प्लेसेंटा या अपरा, अपरा भी इंग्लिश में कहते हैं इसको प्लेसेंटा, हिंदी में कहते हैं अपरा। तो प्लेसेंटा या अपरा क्या है, अपरा के कार्य या उसके प्रकार पूछे जा सकते हैं आपसे। तो ये हो गया। उसके बाद मादा जनन तंत्र मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नर जनन तंत्र पिछली बार आ चुका है शायद, इस बार के लिए आपका मादा जनन तंत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखते हैं चैप्टर नंबर थर्ड। तो चैप्टर नंबर जो थर्ड है आपका वो है जनन स्वास्थ्य। जनन स्वास्थ्य में हमें क्या क्या पढ़ना है उसको देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मुझे तैयार करना है परिवार नियोजन की विधियां। परिवार नियोजन की विधियां, दो प्रकार की विधियां होती हैं, स्थायी विधि, अस्थायी विधि, तो ये तैयार करना है। उसके बाद वैक्सोटॉमी और ट्यूबेक्टॉमी। ये वैक्सोटॉमी क्या है, तो पुरुष नसबंदी को कहते हैं वैक्सोटॉमी। उसके बाद ट्यूबेक्टॉमी क्या कहते हैं, महिला नसबंदी को कहते हैं ट्यूबेक्टॉमी। तो ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, ये आपके लघु उत्तरीय प्रश्न में आ सकते हैं। उसके बाद अंतःपात्रे निषेचन, अंतःपात्रे निषेचन या इंग्लिश में लिखा होता है आईवीएफ, इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन, तो आईवीएफ आपको पढ़ना है। उसके बाद जिफ्ट, जाइगोट इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन टेस्ट, तो जिफ्ट को पढ़ना है। फिर गिफ्ट को पढ़ना है, GIFT गिफ्ट। फिर उसके बाद उलभेदन आपको तैयार करना है, एमनियोटेंसिस कहते हैं इसको। चिकित्सीय सगर्भता समापन, देखिए चिकित्सीय सगर्भता समापन भी चैप्टर से आपको पढ़ना है। तो इतने टॉपिक्स हमें चैप्टर नंबर थर्ड से तैयार करने हैं। तो ये हमारे हो गए। अगले चैप्टर को हम देखते हैं, चौथा जो हमारा चैप्टर देखिए लिखा हुआ है, देखिए जो चौथा चैप्टर है आपका वो है वंशागत एवं विविधता। इसमें देखिए क्या पढ़ना है, तो इसमें पढ़ना सबसे पहले मेंडल के नियम। मेंडल के 3 नियम है, तीनों नियम बिल्कुल अच्छे से आपको याद होने चाहिए, तैयार करके जाना है एग्जाम में। लिंग निर्धारण, मनुष्यों में, कीटों में, पक्षियों में, तीनों को पढ़ना है, तीनों की प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद आपका जो अनुवांशिक रोग में आ जाएगा वो हीमोफीलिया वर्णांधता। हीमोफीलिया वर्णांधता आपके सिलेबस में दिया गया है।
इसको पढ़ना है। उसके बाद मेंडेलियन विकार, मेंडेलियन विकार एक छोटा टॉपिक है जिसमें आपका बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो दांत कोशिका आरक्तता है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर, एडवर्ड, टर्नर, जितने भी सिंड्रोम है आपको सिंड्रोम सारे पढ़ के जाना है। उसके बाद सहलग्नता क्या है, सहलग्नता के प्रकार, इसको आपको तैयार करना है। उसके बाद रुधिर वर्ग, रुधिर वर्ग आपके उसमें दिया गया है चैप्टर में, इसको आपको पढ़ के जाना है। उसके बाद चैप्टर नंबर आ जाता है आपका 5। देखिए चैप्टर नंबर जो आपका 5 आ जाता है वो होता है जैव विकास, और जैव विकास में जीवन की उत्पत्ति के संबंध में जो स्टैनले मिलर का प्रयोग है वो आपको तैयार करना, उसका डायग्राम, उसकी प्रैक्टिस करनी है, उसको पढ़ना है। जैव विकास के सिद्धांत, जैव विकास के सिद्धांत, लैमार्कवाद, डार्विनवाद आपने हाई स्कूल में भी पढ़ा होगा, वो पहले से ही तैयार होगा, तो आपको पहले से ही मिल गया, तैयार हुआ, तो उसको भी आप पढ़ करके जाएंगे। जैव विकास के प्रमाण, जैव विकास के प्रमाण, भ्रौणिकी से प्रमाण, आनुवांशिकता से प्रमाण, उसी के अंतर्गत हमारा समजात और समरूप अंग, समजात और समरूप अंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है लघु उत्तरीय प्रश्न के लिए। अगला जो हमारा चैप्टर आ जाता है 6 नंबर, जो हमारा चैप्टर हो जाएगा वंशागति का आणविक आधार, चैप्टर नंबर 6, जिसमें डीएनए के बारे में। तो सबसे पहले डीएनए की द्विकुंडलित संरचना, वाटसन क्रिक का जो मॉडल है डीएनए का, उसको पढ़ना है, द्विकुंडलित संरचना उसी को कहते हैं। उसके बाद डीएनए द्विगुणन, डीएनए द्विगुणन भी आपको पढ़ना है। उसके बाद आनुवांशिक कूट, ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत हैं। आनुवांशिक कूट, अनुलेखन, अनुवादन। उसके बाद डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होती है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी आपको तैयार करनी है। उसके बाद चारगाफ का नियम, छोटे छोटे प्रश्नों के लिए ये सब इंपॉर्टेंट हैं, चारगाफ का नियम। उसके बाद जो लॉन्ग टॉपिक आपका है वो है मानव जीनोम। तो ये हमने 6 चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या क्वेश्चंस को देख लिया है, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे चल करके आपको अगले चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता देता हूं। तो चलिए 6 चैप्टर तक मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए हैं, अब हम 7th चैप्टर से अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देख लेते हैं और यहां पर आपको बता देते हैं। तो देखिए 7 नंबर, तो देखिए 7 नंबर जो हमारा चैप्टर है वो मानव स्वास्थ्य एवं रोग है। यहां से आपको क्या पढ़ना है, संक्रामक रोग, असंक्रामक रोग, ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक हैं। तो संक्रामक रोगों में हमें क्या क्या पढ़ना है, मलेरिया है, डेंगू है, एड्स है, टाइफाइड है, हैजा है, अमीबियासिस, पेचिस भी कहते हैं इसको, हाथी पांव या फील्ड पांव, ये टॉपिक्स आपको संक्रामक रोग में पढ़ना है। असंक्रामक में क्या पढ़ना है, असंक्रामक रोग क्या होता है, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता नहीं है उसे कहते हैं असंक्रामक रोग, और जो फैल जाए उसे कहते हैं संक्रामक रोग। तो असंक्रामक रोग में केवल एक बीमारी आपको पढ़नी है, कैंसर। उसके बाद प्रतिरक्षा व प्रतिरक्षा तंत्र, देखिए प्रतिरक्षा क्या है, प्रतिरक्षा के प्रकार और प्रतिरक्षा तंत्र के बारे में आपको पढ़ना है। तो ये हो गया चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 8 आ जाता है हमारा जैव प्रौद्योगिकी और उसके अनुप्रयोग, चैप्टर नंबर 8 जैव प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग। इसमें देखते क्या पढ़ना है, तो पुनर्योगेज डीएनए तकनीक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पुनर्योगेज डीएनए तकनीक जो है आपकी, इसके द्वारा इंसुलिन का निर्माण पूछ लिया जाता है आपके एग्जाम में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पॉलीमेरेज श्रृंखला अभिक्रिया, पॉलीमेरेज श्रृंखला अभिक्रिया, पीसीआर, पीसीआर वाले नाम से भी आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद बायोपायरेसी, जैव दस्युता कहते हैं हिंदी में, बायोपायरेसी, छोटे टॉपिक्स लघु उत्तरीय या छोटे प्रश्नों के लिए इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक्स हमारे। तो बायोपायरेसी है, पारजीनी जंतु क्या होते हैं, प्लाज्मिड क्या होते हैं, इंटरफेरॉन क्या होता है। उसके बाद जैव प्रौद्योगिकी कृषि व चिकित्सा में उपयोग, यानी जैव प्रौद्योगिकी के कृषि और चिकित्सा में उपयोग, या केवल जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लॉन्ग के लिए है, इसको तैयार करेंगे आप। उसके बाद बीटी फसलें, बेटी फसलें क्या होती हैं, इनके बारे में पढ़ना है। बायो पेटेंट, जैव एकाधिकार कहते हैं हिंदी में, बायो पेटेंट, छोटे टॉपिक्स हैं। क्राई प्रोटीन छोटा टॉपिक है, लेकिन ये सभी क्या आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। अगले चैप्टर आता है चैप्टर नंबर 9 पारिस्थितिकी और पर्यावरण। इसमें देखते क्या पढ़ना है, मरुद्भिद व जलोद्भिद पौधों में अनुकूलन, यानी मरुद्भिद व जलोद्भिद पौधों में क्या पढ़ना है आपको, अनुकूलन पढ़ना है। समष्टि के गुण, समष्टि के गुण पढ़ना है। उसके बाद वह समष्टि की पारस्परिक क्रियाएं, समष्टि में पारस्परिक क्रियाएं भी होती हैं, धनात्मक अंतःक्रियाएं, ऋणात्मक अंतःक्रियाएं ये होती हैं। तो उसके अंतर्गत सहभोजिता है, सहोपकारिता है, परभक्षण है, परजीविता है। आज जब इस टॉपिक को देखेंगे तो इसी तरीके की डेफिनेशन आपको बहुत सारी उसमें मिलेंगी। तो ये हमारे हो गए। उसके बाद पारिस्थितिक पिरामिड, पारिस्थितिक पिरामिड, जैव संख्या का पिरामिड, जैव भार का पिरामिड, ऊर्जा का पिरामिड, ये पिरामिड्स आपको तैयार करने हैं। उसके बाद खाद्य श्रृंखला व खाद्य जाल में अंतर या इनके डिफिनेशंस को आपको पढ़ना है। तो चैप्टर नंबर 9 हो गया। चैप्टर नंबर लास्ट हमारा है 10।
तो 10 नंबर जो हमारा चैप्टर होता है वो जैव विविधता एवं संरक्षण है। इस चैप्टर में देखिए क्या पढ़ना है, जैव विविधता की क्षति के कारण, यानी जैव विविधता की क्षति के कारण पढ़ना है, और जैव विविधता के संरक्षण की विधियां पढ़ना है, जिसमें आपके संरक्षण की विधियां तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। स्वास्थानीय संरक्षण, बाह्य स्थानीय संरक्षण, ये दोनों विधियां और इनके अंदर भी हेडिंग आती जाती हैं, उनको आपको तैयार करना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद आरडीबी क्या, रेड डाटा बुक, लाल आंकड़े की किताब, रेड डाटा बुक, ये भी आपको पढ़ना है। हॉटस्पॉट तप्त स्थल, ये आपको पढ़ना है, छोटी सी डिफिनेशन है हॉटस्पॉट, पढ़ लेंगे इसको। बाघ परियोजना, कहीं मिल जाएगा तो बाघ परियोजना के विषय में पढ़ लीजिएगा क्योंकि आ सकता है। उसके बाद बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में आपको पढ़ना है। तो ये हमारे हो गए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मैंने आपको बता दिया है। मैं वादे के साथ कहता हूं यदि आप इन टॉपिक्स को तैयार कर लेते हैं तो आप एग्जाम में बहुत ही अच्छा स्कोर करके आएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि ये आप सभी को समझ में आ गए होंगे टॉपिक्स। आप अपनी तैयारी को करते रहिए और जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको चाहिए वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।